रविंद्र श्रीमाली भारतीय जनता पार्टी उदयपुर का वो नाम है जो कि इस शहर की एक एक गली, एक एक मोहल्ले और जहाँ भी विकास हुआ है, चाहे निगम के द्वारा हो, चाहे यूआईटी के द्वारा हो, उसमें रविंद्र श्रीमाली जी की अपनी एक भागीदारी रही है और एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। बचपन से ही श्रीमाली जी यहाँ पे पले बड़े, उनका पूरा परिवार यहाँ रहा। आपके भाई साहब वाइस चांसलर रहे और सबसे बड़ी जो छवि है वो ये है कि श्रीमाली साहब के ऊपर कोई आरोप नहीं है आज तक। इतना लंबा राजनीतिक जीवन होने के बावजूद भी कोई आरोप नहीं है। श्रीमाली साहब जमीन से जुड़े हुए वो आदमी हैं, चाहे वो यूआईटी में रहे हों, चाहे नगर निगम में रहे हों, कभी उन्होंने वहाँ का पानी भी नहीं पिया। खाना खाना तो बहुत दूर की बात है। श्रीमाली साहब के साथ हमने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, पिछले कई सालों से अटेंड की। श्रीमाली साहब ने शायद चाय भी नहीं पी, हमें जरूर पिलाई, हमें जरूर खाना खिलाया, हमारा पूरा अवगत किया। मगर ये बात सारी जनता जानती है। विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, उसके बाद में लोकसभा चुनाव है। शहर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की श्रीमाली जी के पास है। एक प्रमुख दावेदार हैं विधानसभा चुनाव के लिए और सबसे बड़ी बात है कि श्रीमाली साहब पहली बार pressnote.in जो हमारा चैनल है, हमारा ऑफिस है, उसमें पधारे। हमारे ऑफिस में पधारने के लिए श्रीमाली साहब का बहुत बहुत आभार और स्वागत हम सबकी तरफ से, आपका, हमारे श्रीवास्तव जी की तरफ से, जय भाई की तरफ से। श्रीमाली साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो दावेदारी है वो प्रमुख दावेदारी है उदयपुर शहर के लिए। आचार संहिता लगने वाली है, नाम जा चुके हैं, जेपी नड्डा जी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री की यात्रा भी 2 तारीख को होकर चुकी है, संकेत आपको मिल चुके होंगे, क्या संकेत है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और आपने बुलाया, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। अभी आपने जैसा बताया कि कोई संकेत, तो संकेत अभी किसी को भी किसी भी प्रकार का नहीं मिला है जी। अपनी अपनी बात, अपने अपने पक्ष उन्होंने सबने रखे हैं। मैं सोचता हूँ यह निर्धारण प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व करेगा और कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा, अभी किसी प्रकार का किसी को भी मेरे को मानना, जब तक मेरी जानकारी है, किसी के पास में इसकी जानकारी नहीं है। ये तो एक स्वाभाविक है श्रीमाली साहब, मैं यही आशा कर रहा था आपके तरफ से यही आंसर आएगा, क्योंकि जो संकेत है वो जब तक टिकट हाथ में नहीं आता तब तक खुलते नहीं है। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और वही आंसर आपकी तरफ से आया, क्योंकि आपकी दावेदारी इसलिए मजबूत है कि गुलाब जी के जाने के बाद एक वैक्यूम हो गया है पूरे इलाके के अंदर और गुलाब जी के लिए अशोक गहलोत ने मुझे खुद को सर्किट हाउस में एक बार कहा था कि कोई ये गुलाब जी पर आर्थिक अपराध या लंगोट का या इस तरह का कोई अपराध का कोई आरोप लगा है तो वो मैं नहीं मान सकता। गुलाब जी के लिए इतनी साफ स्वच्छ छवि रही गुलाब जी की, मगर वो कैमरा को देखते ही थोड़ा सा अब तो हालांकि महामहिम हो गए हैं और वो ही सभी गुलाब जी चाहते हैं कि उनके पीछे उदयपुर में रहे। तो इसलिए आपकी दावेदारी बहुत मजबूत है। आप उदयपुर में जो 2 फैक्टर हैं, ब्राह्मण और बनिया, उसमें भी फिट बैठते हैं। तो कैसा, किस तरह से देखते हैं अपने कैंडिडेचर को? जिस प्रकार की जो परिस्थितियां बन रही हैं, अब यहाँ पर 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ स्वर्ण को इसके अंदर चांस मिल सकता है। तो पार्टी तय करेगी कहाँ पर किस प्रकार का, किस जाति विशेष से वो कैंडिडेट हो। तो ये फैक्टर ये भी होगा। दूसरा, जिस प्रकार के संस्कार और निर्माण आधुनिक कटेरे साहब ने किया है कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी काम करो बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, तो मेरा मानना है कि पार्टी ने जो कुछ मुझे दिया है, आज मैं मन के अंदर गर्व की अनुभूति भी करता हूँ कि ऐसे सेवा के काम मुझे दिए और आप सभी लोगों का सहयोग रहा ही है हमेशा। बिना प्रेस के, बिना ऐसे आप जैसे अच्छे लोगों के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
हमने क्या खोया क्या पाया इसको बताने वाले आप हैं। तो मेरे जीवन के अंदर कभी कोई महत्वाकांक्षा विशेष नहीं रही है, और जैसा भी पार्टी निर्देश देगी ये निर्णय पार्टी को करना है, संगठन को करना है, आलाकमान को करना है। तो ये अब आने वाला समय किस प्रकार का होगा। 5-6 दिन में उम्मीद है कि पूरी लिस्ट डिक्लेयर कर देगी। हाँ देखिए, इसमें अब वही बता सकते हैं इसमें तो। जेपी नड्डा जी उदयपुर आ रहे हैं परसों, जिसकी तैयारी में से बहुत मुश्किल से आपने मेरी बार रिक्वेस्ट के बाद टाइम दिया। आपका आदेश था मेरे पास। अरे प्रभु। तो जेपी नड्डा जी की जो यात्रा होने वाली है, जैसा आपने बनाया कि पहले वो बोरा गणेश जी पधारेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं का लेंगे, तो कैसा उनका रूट है, क्या उनका प्रोग्राम है, क्या सुबह हाँ माननीय जेपी नड्डा साहब का सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पर आगमन है। उसके पश्चात एयरपोर्ट से बोरा गणेश जी मंदिर पधारेंगे और बोरा गणेश जी मंदिर पर वहाँ पर सेवा पूजा कराकर फिर उसके बाद में ओकेजन गार्डन के सामने होटल है, वहाँ पर संभाग की बैठक रखी गई है जी। उसमें संभाग के कम से कम 250-300 लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और उसके पश्चात 1:30 बजे उनका कार्यक्रम वापस यहाँ से प्रस्थान का है, जोधपुर में बैठक लेंगे। मेरा मानना है कि सब कार्यक्रम को लेकर रूट मैप भी हमने बना लिया है। कार्यकर्ताओं को इस प्रकार स्वागत करना है। एक आदिवासी समाज द्वारा उनका भुवाना चौराहे पर बहुत भव्य स्वागत किया जाएगा। गवरी का भी आयोजन होगा और विभिन्न जो हमारे मोर्चे हैं उनके माध्यम से भी वहाँ पर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। क्योंकि शक्ति, भक्ति और मति की धरा पर वो पहली बार पधार रहे हैं, तो कार्यकर्ता में उत्साह भी है, उमंग भी है और बहुत मन से उनका स्वागत करने के लिए लोग आतुर हैं। शिंदे साहब एक बात बताएं, पिछले समय से भारतीय जनता पार्टी उदयपुर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। शाह साहब यहाँ आके गए, नड्डा साहब यहाँ आ रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी सावलिया जी में करके गए हैं 2 तारीख को। ऐसी क्या स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी इस समय पर इतना ज़्यादा उदयपुर संभाग पर फोकस किए हुए है? उसके पीछे क्या कारण आपको नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आपने देखा होगा, आप तो बहुत अनुभवी और बहुत अच्छे इस पेशे से जुड़े हुए हैं, आप बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता जहाँ भी रही है। मेरा निवेदन इतना सा है इसमें कि उदयपुर संभाग एक निर्णायक फैक्टर होता है जी। यदि उदयपुर संभाग जीता, एक आध बार इसका जो अनुमान है वो गलत हो सकता है, लेकिन लगभग आज़ादी के बाद में जब से सरकार बनी उसमें मेवाड़ संभाग की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ये जीता तो समझो सरकार, राज्य की सरकार जीती, उसी पार्टी की बनेगी। तो इसलिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर एक माननीय गुलाब जी कटेर साहब महामहिम बन गए हैं, तो उनकी कमी को देखते हुए प्रयास करें कि मेवाड़ पर हम किस प्रकार कब्जा करें, किस प्रकार हम अधिकाधिक सीटों पर हम जीत कर आए, विपक्ष कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी, हमारे जो तो बड़े बड़े जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जब ये सभा हुई है, अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं, तो उनका भी पूरा फोकस है कि हमारा ये आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है, सारे संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इसलिए प्रयास करें कि बूथ का एक एक कार्यकर्ता, बूथ समिति को उन्होंने तैयार किया है और बूथ लेवल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, शक्ति केंद्र पर जोर दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि पन्ना केंद्रों पे दिया जा रहा है। हाँ, पन्ना प्रमुख के रूप में ये ध्यान दिया जा रहा है। तो पूरा फोकस अभी हमारे प्रभारी भी लगे हैं। मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है। आपने देखा जिस प्रकार की भीड़ अभी सावलिया जी में उमड़ी है, तो लोगों का एक मानस बना चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को फिर से राजस्थान के अंदर सत्तारूढ़ करेंगे। सर, मगर जिस प्रकार अशोक गहलोत ने अपनी योजनाएं दी हैं, जैसे चिरंजीवी योजना हो या अन्नपूर्णा हो या महिलाओं को जो छूट दी है, बिजली में जो छूट दी है, और बार बार अभी प्रधानमंत्री खुद भी कह के गए हैं कि हम लोग उनकी योजनाओं को आगे चालू रखेंगे, या और अशोक गहलोत कहते हैं कि जब भी सरकार बदलती है तो मेरी सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बंद कर देती है। कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा योजनाएं अशोक गहलोत जनता को दे चुके हैं, हर वर्ग को दे चुके हैं। देखिए, आप 4.5 साल तक जब तक जनता की कोई सुध नहीं ली, 4.5 सालों का गहलोत सरकार का यदि शासन देखा जाए तो कुशासन के रूप में इस 4.5 साल को देखा गया है।
हर क्षेत्र के अंदर एक भी क्षेत्र नहीं जिसके अंदर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान वासी गर्व कर सके। बिजली की जो दरें उन्होंने 7-9 बार उन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई हैं। अन्य भी वेट को भी देखें तो उसमें भी इस तरह की कमी नहीं की है। किसानों की कर्ज माफी वाली बात करें तो उन्होंने संपूर्ण कर्ज माफी नहीं की। बेरोजगारों को रोजगार देने वाली बात, हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है। अब क्योंकि जनता के सामने कौन सा मुंह लेकर जाए, क्योंकि वो तो केवल सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहे। आदरणीय सचिन पायलट जी और गहलोत साहब बेलगाम अपराध इस राजस्थान में बढ़े हैं। इनको जनता की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि उनको लगा कि हमारे और जिस प्रकार से विधायकों को लेकर, मंत्रियों को लेकर भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं वो लांघ चुके हैं, तो राजस्थान की जनता को मनाने के लिए रेवड़ियां बांट कर ये वोट बैंक के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि हम फिर से सत्तारूढ़ हो जाएंगे। लेकिन आपने पिछले दिनों आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे, लोगों की भावना भी देखी होगी। वो कह रहे बोले हमको गहलोत जी ने हमको मोबाइल दिया है, दूसरी योजना ली है, हमारा मोबाइल वापस ले लो, आप कोई बात नहीं। जनता मान चुकी कि जिस सरकार ने 4.5 साल तक हमारे साथ छलावा किया और आज वो हमको माई बाप मानकर हर सुविधा देने का प्रयास कर रही है, तो जनता ये भी कह रही है कि ये सुविधा देने वाली बात तो कर रहे हैं, इनके पास बजट कहाँ है। आज आप देखिए सरकारी स्कूल वाली बात करें, इंग्लिश स्कूल खोलने वाली बात करें, टीचर्स इनके पास में नहीं है। हमारे पास में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई इनका प्रशिक्षण ऐसा कोई और नहीं है। तो अनेक चीजें ऐसी है, ये केवल सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि आपने पूछा कि भाई प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है, तो हर अच्छी योजना की तारीफ करनी चाहिए। और इसके अंदर राजनीतिक जी के पार्टियां हैं, अपना है, लेकिन जो कुछ अच्छी योजना है उनको आगे लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी का अच्छा, कितनी बड़ी सोच, कितनी पॉजिटिव सोच के साथ में हुआ कि हम इन अच्छी योजना को भी आगे लागू करेंगे। शिरमल साहब एक बात बताएं, आप नगर परिषद में रहे, यूआईटी में रहे, मगर आज भी उदयपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से अपना एक महत्व रखता है। मगर उदयपुर शहर की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुई है, जैसे आवागमन की समस्या, ट्रांसपोर्ट की समस्या, साफ सफाई की समस्या, उदयपुर का B2 डिक्लेयर नहीं होना, हाई कोर्ट बेंच, ये जो ऐसी मांगे हैं जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं। और क्योंकि आप एक सशक्त नेता रहे, तो उन कमियों को लेकर जनता आपसे सवाल तो पूछ रही है कि आखिर ये जो आवागमन में इतना जाम लगता है, कब तक आके दूर होगा, हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में कब तक आएगी, B2 शहर को कब तक मिलेगा, इस पे आपका। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि वास्तव में आज सर्वाधिक परेशानी हर वर्ग को आ रही है। तो ये हमारा पर सुगम यातायात नहीं होना, और इसके लिए एलिवेटेड रोड और अंडरपास, नए रोडों का निर्धारण करना। और आपने देखा होगा कि पिछले समय जब मैं यूआईटी में था तो ब्लैक सिटी मॉल से हमने गड्ढा रिजॉर्ट बना हुआ है, यहाँ पर भी हमने सड़क के बारे में सॉफ्टवेयर रोड निकाली है पीछे से आपने दिया, तो उसमें भी वो सब स्वीकृति दी थी। शहर की दूसरी जो मुख्य सड़कें उसको भी हमने चौड़ा करने का काम किया है, प्रताप नगर से बलीचा वाला उसमें भी काम किया है। लेकिन अब जिस प्रकार से फ्लाईओवर की जहाँ आवश्यकता है, कुछ एलिवेटेड की आवश्यकता है, कुछ सबवे है, तो इन चौराहों का विकास, उस चौराहों के विकास के साथ साथ में यदि इस प्रकार की कोई बिल्डिंग्स भी आ रही हैं, इस प्रकार के कोई स्थान भी आ रहे हैं इसके अंदर आवागमन में वास्तव में समस्या हो रही है, तो एलिवेटेड रोड बनाकर फ्लाईओवर के माध्यम से, और कहीं अवाप्ति करनी पड़ती है, ऐसे मकानों की अवाप्ति कराकर भी शहर को मुख्य सड़कें उनको चौड़ी कैसे की जाए, इसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो आपने बताई है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं, और इसके अंदर सभी लोगों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब आए सबने अपना अपना समर्थन दिया है। इस बार का वास्तव में एक, जब बीकानेर के अंदर उन्होंने वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जो बात कही है, अर्जुन राम जी मेघवाल ने, तो अर्जुन राम जी मेघवाल के पास में हमारे यहाँ से सभी लोग अधिवक्ता गए थे, स्थानीय वासी भी गए थे, उन्होंने निवेदन किया, तो इस बात को भी उन्होंने अभी मान लिया, आश्वासन दिया कि यहाँ पर आपकी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करेंगे। मैं सोचता हूँ इसके लिए व्यापक रूप से एक बार पुनः प्रयास करेंगे, और वर्चुअल जो हाईकोर्ट स्थापना की जो बात कही है, साथ ही साथ विधि मंत्री हैं, तो इस बार प्रयास और करेंगे कि हमारे स्थायी रूप से इसका समाधान हो। और इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सभी लोग उदयपुरवासी इसके अंदर
बिना किसी राजनीति के सबको साथ में लेकर इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे और ईश्वर अब तो सुनेगा। सर, झीलों की नगरी है उदयपुर, झीलों की हालत बहुत खराब है। आप नगर निगम में रहे, आप यूआईटी में रहे, आयन नदी को जो आज हालात है, एनजीटी की टीम आई थी, एनजीटी की टीम तो मैं कहने, बाकी जो लोग कह रहे हैं आयन नदी अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, खाली उदय सागर को भरने के लिए बीच में एक पैनल बना दिया गया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? झीलों की सफाई किस तरह से होगी? ये 6 किलोमीटर वाली जो ये अभी इन्होंने जो अपना काम हाथ में लिया है आहड़ के विकास के लिए, और इसके अंदर जो पानी निकासी के लिए एसटीपी बना, 2 एसटीपी इन्होंने बनाए हैं ताकि इसका पानी निरंतर उसको एसटीपी के माध्यम से यूज़ में लिया जाए। और अभी आपने देखा बीच में कुछ बात आई थी, तो इसको चैनल को चौड़ा करने के बीच में पहले सगड़ा था, इसको 9 मीटर चौड़ा करने का भी, मगर उससे पानी का डेप्थ नहीं है, उल्टा जैसा द्रव्य नदी की हालत है जयपुर में, आज एक वो गंदगी का एक जगह बन गई है पूरी, पानी सड़ा मारता, लोग निकल नहीं सकते द्रव्य नदी के आगे, हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हो गया जयपुर का। वही हालत अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी होगी अगर आए। मेरा जो अनुभव है जी सर, और जो कुछ इस योजना के अंदर है, ये जो आहड़ नदी वास्तव में वेनिस के बारे में हम बहुत बार बात करते हैं, लेकिन इसका स्वरूप अभी तक ठीक ढंग से अपन जैसा शहर चाहते हैं वो नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए जगह इसके पहले को जिस प्रकार से कुछ बात आई थी, कुछ विरोध भी हुआ था, पहला तो वो खत्म ही कर दिया, इसका पहले के लिए हाइट इतनी बढ़ा दी है जिसके कोबल जो अपने ब्लॉक्स होते हैं वो लगा के पिचिंग हो और उसके अंदर पानी उसके अंदर रिचार्ज हो उसका, तो वो भी इसमें जो कुछ समस्या आई थी, लोगों ने विरोध भी किया था, उसको ठीक करने के लिए किया है। अब जो इसके अंदर पानी निकासी है, गंदे पानी निकासी, मैं कह सकता हूँ यदि एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को सही ढंग से, एक 5 mld का है, 10 mld का है, इन दोनों को यदि ढंग से कर दिया जाए और साथ ही साथ में 6 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पानी की पाइपलाइन भी डाल चुके हैं, तो यह जो हमारी जो नदी है इसका सुंदर स्वरूप हो, इसके गार्डनिंग से लगाकर और भी जब काम विकास के काम चल रहे हैं, थोड़ी सजगता रखी और जो लोगों ने वास्तव में जब समय समय पर किया तो उसमें कुछ सुधार भी हुआ है। मेरा मानना है कि एसटीपी के माध्यम से, पानी की पाइपलाइन के माध्यम से, और जिस प्रकार की आवश्यकता होगी इसको दोनों जो है इसको हरा भरा कराकर और बीच में ठीक से पानी चलता रहे, तो ये योजनाओं को इसको एक संकल्प शक्ति के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे तो शहरवासियों को एक आनंद की अनुभूति होगी। आपने देखा हो जब इसकी सफाई हुई, यहाँ से इसकी गलगार निकली, साफ किया, तो इसमें से हजारों डंपर निकले। हमने जो हमारा स्लरी डंपिंग यार्ड है वहाँ पर इस खाद, आपके टाइम पे फतेह सागर की भी उसी तरह से स्लरी डंपिंग निकाले थे आप लोगों ने, तो इस डंपिंग को वहाँ लेके इसके अंदर खाद के रूप में जो स्लरी थी, तो 1500 पौधे लगा, आज पेड़ का स्वरूप धारण किया। तो मन में इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से ईश्वर भी सहायता करता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ के चाहे प्रशासन के अंदर बैठे अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे पक्ष विपक्ष जो भी हो, आहड़ के समुचित विकास के लिए ठोस सुझाव के साथ में यह किस प्रकार से बहुत सुंदर बने, यह प्रयास करेंगे कि यह शहरवासियों के लिए एक अमूल्य तोहफा हो। सर एक चीज बताएं, आपके मन में ऐसी कौन सी योजना है जो आप दोनों जगह रहे मगर पूरी नहीं करते, उसकी वेदना आज तक आपको चुभ रही हो? कौन से काम है? क्योंकि ऐसे बहुत से काम है शहर के जो पर्यटन नगरी होने के बावजूद भी नहीं हो सके। आज भी झीलों में डीजल की नाव चल रही हैं। वास्तव में ये डीजल का है बहुत बहुत बड़ी समस्या थी, इसका समय समय विरोध भी किया। सबसे जो बड़ी आज वेदना इस बात की है, जो उदयपुर के आसपास की जितनी हमारी गिरवा की पहाड़ियां हैं वो कट गई पूरी की पूरी। उसमें मैंने पुरजोर पूरी ताकत के साथ में, आप उसमें का गूगल मैप देख सकते हैं, हमने चाहे कितना से बड़ा प्रभावी व्यक्ति आया हो, किसी प्रकार की पहाड़ियों को काटने की अनुमति प्रदान नहीं की, एक निश्चित डिग्री पर, और उसके पश्चात तो हमने किसी प्रकार का उसके अंदर उनको परमिशन भी नहीं दी। 2018 के बाद में जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और किनके समय में इस प्रकार का ये कर्म हुआ है, और 2-3 बार तो चेतन देवड़ा जी यहाँ पर कलेक्टर थे, तब मैंने खुद ने उनको जाकर कहा था कि चेतन देवड़ा साहब, ये उदयपुर की पहचान ये की प्राकृतिक छटाओं से, और आप जब इनके माथे मतलब पहाड़ियाँ के सर काट दोगे तो इसका स्वरूप क्या रहेगा? आज से 30 साल पहले भी इसका स्वरूप था, अब जिस प्रकार का ये रिजॉर्ट कुछ ये बन रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये हमने इसमें रोकने का प्रयास किया। जल भराव क्षमता के अंदर भी कई प्रकार की विसंगतता थी, उसका भी प्रयास किया है। और अधिक पेड़ कैसे लगे,
यह प्रयास किया ताकि ये हमारे तो ये वन भूमि का कटाव नहीं हो। जो मुख्य रूप से आज मुझे पसंद है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो काम है, आदरणीय अरविंद जी पोसवाल जो हमारे जिला कलेक्टर वर्तमान में, उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इन्होंने तुरंत प्रभाव से इस काम को हाथ में लिया और कुछ मुआवजे वाली बात थी, कुछ कोर्ट में मामला चल रहा था, उसका उन्होंने आयोनेक्स से लेकर सुभाष नगर तक 60 फीट रोड, ही जो है कुछ कंजक्शन यहाँ पर है। इसमें गुलाब जी की योजना थी हाँ, बेसिकली। उन्होंने हमने चालू कर दिया था, जी। लेकिन लास्ट में 2-3 साल से मामला कहीं उलझा हुआ था, पार्टियां कुछ कोर्ट में चली गई थी, तो उनको समझा बुझाकर अब ये अभी अपना निर्णय अब काम चालू हो गया। जी तो जी। ये बहुत सहायता है। इसी प्रकार के शहर के अंदर जो कुछ सड़कों का वाला मामला है, जो कुछ बाकी है, उनको भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बड़ी जो मेरे को अगर मेरे मन के अंदर जो रहा है कि दक्षिण विस्तार योजना में उपनगरीय क्षेत्र के लिए खेल भूमि, खेल मैदान और इसके लिए जो व्यवस्था की है, हालांकि उन्होंने जगह छोड़ी है, लेकिन अभी तक खेल मैदान की उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। ये जरूर हमने किया है यहाँ पर चित्रकूट नगर में, जो पहले 26 सेक्टर जो यहाँ पर खेल मैदान की जमीन थी, 26 सेक्टर और मोर मगरी नाम से जो आसपास का क्षेत्र है, 26 सेक्टर पूरी की पूरी जमीन हमने इस खेल काम के लिए, खेल सुविधाओं के लिए इनको दी। तो मेरा मानना है कि ये खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हो गई है। मेरा निवेदन इतना सा कि जिस प्रकार से कुछ जगहों पर ये कब्जे हो रहे हैं सरकारी भूमि पर कतिपय लोग, तो ये कब्जे भी रुकने चाहिए और सघन वृक्षारोपण, केवल प्लांटेशन नहीं, प्लांटेशन करने के बाद में वो पौधे जीवित कितने रहें इसकी चिंता करने का, क्योंकि पहचान आज ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसके अंदर इस पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे बड़ा जो कोई हमारे पास साधन है तो वो हमारे पेड़ पौधे। और गिरवा की पहचान हरितमा से आच्छादित तो सारा का सारा क्षेत्र, ये मन के अंदर एक और अधिक पेड़, केवल हम औपचारिकता पूरी नहीं करें, क्योंकि हमने 35,000 पौधे लगाए तो 28,000 आज भी यूआईडी में जब अवसर मिला तो 28,000 पौधे आज पेड़ का स्वरूप धारण कर चुके हैं। श्रीमान साहब, पर्यटन नगरी है, आप भी पर्यटन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी नामी ग्रामी होटल के मालिक हैं आप, गुजरात का पर्यटक आपके यहाँ बहुत आता है, कहीं आपको ये वेदना नहीं होती कि उदयपुर अहमदाबाद बनने के बाद भी आज सीधी कनेक्टिविटी बॉम्बे से नहीं है, पुणे से नहीं है, साउथ से नहीं है? पर्यटक आपको भी कहते होंगे कभी तो कुछ कि ये सब क्या हो रहा है, 1 साल हो गया अब तक ट्रेनें शुरू नहीं हुई है, अश्विनी जी को आप जानते हैं, नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं, तो इस मांग को क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये उदयपुर के जन जन की यहाँ मांग उठ चुकी है। यहाँ के पर्यटन से लेकर कर और रोजगार के अवसर है, चिकित्सा, शिक्षा, सबसे जुड़ा होता है। मुंबई से सीधा अपना रेल कनेक्शन और दक्षिण राज्यों से इसका विस्तार हो, तो मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छी सोच वाले व्यक्ति अश्विनी जी वैष्णव भारत के रेल मंत्री बने और उनकी जो सोच है, और हमारा सौभाग्य रहा कि आदरणीय सीपी जोशी जी भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चित्तौड़ से सांसद हैं, उन्होंने भी मेवाड़ के अंदर रेलवे से लगाकर और साथ में सड़क की जो हमारे हाईवेज हैं इसके लिए हवाई सेवाओं के लिए इस प्रकार का काम किया है। लेकिन विशेष तौर से मैं आपको विश्वास दूं, कल नड्डा जी परसों 10 तारीख को आ रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि ये जो हमारा उदयपुर से मुंबई और दक्षिण राज्यों से सीधी ट्रेन की व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से शहरवासियों को पर्यटन की दृष्टि से और हर दृष्टि से उनको बहुत फायदा होगा, समय और श्रम की बचत होगी। साथ ही साथ एक चीज और है, हमारा यहाँ पर उदयपुर के अंदर पासपोर्ट सेवा का केंद्र है और पासपोर्ट सेवा केंद्र जो क्षेत्रीय कार्यालय अभी कोटा के अंदर खुला है, कोई बात नहीं वहाँ खुले। हमने यहाँ पर जब विदेश मंत्री जी आए थे तब उनको भी लिखित में एक आग्रह किया था कि यहाँ का पासपोर्ट कार्यालय है उसको आप अपग्रेड करिए, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रूप में इसकी पहचान, जैसे जोधपुर में है, जोधपुर में और जयपुर में, तो ये बात दी गई है। अभी हाल ही में 2 तारीख को जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का सावरिया जी में, तब हमारे इस देश के विधि मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी से भी निवेदन किया, सीपी जोशी से भी निवेदन किया है। मेरा मानना है कि इस पासपोर्ट कार्यालय के भी जिस प्रकार से जो काम चल रहा है उसके अंदर भी सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर दक्षिण जो राज्यों से जो रेल विस्तार सेवा की बात की जा रही है उसके लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। नड्डा साहब से ये मुद्दा उठाएंगे। एक चीज और है कि उदयपुर में जो श्यामला जी गाड़ी जाती है हिम्मतनगर, तो उसमें श्यामला जी से लेकर मोड़ासा
अगर 28 किलोमीटर का जो पैच है, अगर वो जोड़ दिया जाता है रेलवे से, तो फिर मुड़ा से होके बड़ौदा होके गाड़ी सीधी पहुंच सकती है बॉम्बे और साउथ के लिए। उसके लिए कोई मांग आपके दिमाग में है या नहीं है अभी? क्योंकि ये घोषणा भी हुई थी और उसके बाद अभी तक पूरा नहीं नहीं, हुआ है। इसमें यहाँ शहरवासियों ने भी मांग उठाई थी इसके लिए, और माननीय रेल मंत्री जी के पास भी यह उनके संज्ञान में है। हमारे आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब जो प्रतिपक्ष नेता थे, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रयास किए, मुड़ासा से श्यामला जी को हाँ, जोड़ा जाए। जोड़ा जाए, और ये रेल सेवाओं के लिए उनका बहुत इसके अंदर प्रयास है। श्यामला जी अपने आप में बहुत बड़ा बहुत स्थान बड़ा है, स्थान है। टूरिस्ट की जगह है जी। तो इसके लिए भी एक बार पुनः अपनी ओर से, अभी क्योंकि उन्होंने सुझाव मांगे, एक संकल्प पत्र के माध्यम से जो घोषणा होगी उसके अंदर, अभी आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर एक रथ एलडी लगा हुआ है, एलडी से है तो एलईडी से लगा हुआ है, उसके अंदर साथ में प्रयास ये कर रहे हैं कि जो सुझाव पेटिका है, तो शहर भर से सुझाव भी लेंगे। जब घोषणा पत्र जारी होगा तो आपने जो बताया एक दो समस्या ये वास्तव में जन जन की समस्या है, और इसके समाधान के लिए भी घोषणा पत्र में जो सुझाव पेटिका उसको लेंगे। और हमारी ये कब तक चलेगी आपकी सुझाव देने की? ये सुझाव का 20 तारीख तक ये प्रत्येक शक्ति केंद्र तक हमारे रथ जाएंगे जी। और उसके कितने रथ इस शहर में घूम रहे हैं, इसमें मतलब पूरे इलाके में आप? अपने एक विधानसभा उदयपुर शहर और एक उदयपुर ग्रामीण, जी। राजस्थान की 200 विधानसभा में ये रथ जाएंगे और उसके अंदर सुझाव पेटी लगी रहेगी। प्रत्येक क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, शक्ति केंद्र हैं, और घर घर जाकर भी कार्यकर्ता उनसे अपने सुझाव मांगे कि भी आपने घोषणा पत्र में अपन क्या कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ इनके ऊपर चर्चा होगी, और उनके आधार पर आपका जिस प्रकार के सुझाव आया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मेरी री मेमोरी को आपने ताज़ा कर दिया है कि ये जो काम है, परसों ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को इस मांग के बारे में उनको जानकारी प्रदान करेंगे। तो वास्तव में शहर वासियों को नहीं, अपितु संपूर्ण इस संभाग के लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। श्रीमाली साहब, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने शहरवासियों के लिए अपनी बात कही। आप शहर के विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भी जो आपकी मनोकामना है उसमें सफलता मिले। इसी आशा के साथ पुनः आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका आभार।